जीएस विजन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हर दिन आपके लिए एक लेक्चर लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। और उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू भी बोल सकते हैं करेंगे, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको किसी तरीक़ा से कोई परेशानी ना हो। तो आज का बिना देर किए हुए आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। इससे पहले बता दूं कि आप हमारे जीएस विजन के इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो आपके पास पहुंचे, और इसे थोड़ा सा लाइक करके यानी कि शेयर कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर को। लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि बात करेंगे इसे मौलिक अधिकार बोलते हैं। अगर हम संविधान की एंगल से इसे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, तो पार्ट 3 में 12 to 35 आर्टिकल के बीच ये आता है, जो कि सारे आर्टिकल को मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं ये होता क्या है, इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे थोड़ी सी। तो फंडामेंटल राइट का क्या होता है, जैसे ये यूएसए के संविधान से बोरो किया गया है, यानी कि लिया गया है ये यूएसए की संविधान से। लेकिन इसका ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैग्ना कार्टा की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट को बोला जाता है। फंडामेंटल राइट इज ग्रुप ऑफ राइट, यानी कि ये अधिकारों का एक समूह है। अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ फंडामेंटल राइट को हटा देंगे तो हमारे पास कुछ अधिकार नहीं बचेगा, सिर्फ एक तानाशाही रवैया हमारे संविधान थोपा जाएगा संविधान को। लेकिन बाबा साहब ने इसे एक एक अपने दृष्टि से अपने द्वारा सजाया है कि जो हमारे 350 साल तक बात करेंगे ब्रिटिश शासन चला, हजारों साल तक दूसरे का अधीन रहा, जो हमारे देश की नागरिक अपने देश में ही प्रेरित रहा, शोषित रहा, वंचित रहा, डिप्राइव्ड क्लास से लेकर सारी क्लासों के बारे में इसमें बताया गया है मौलिक अधिकार में, ताकि फिर से ऐसी कोई सिचुएशन ना आए। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं, लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए पहला है आर्टिकल 12, जिसे डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि बोल सकते हैं डिफिनेशन ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी यानी कि कानून नहीं बनाएगा जिससे पब्लिक को परेशानी होगा, या जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं ओएनजीसी या कोई भी अथॉरिटी है सब एक स्टेट के अंदर काम करेगा, स्टेट के बाउंड्री में काम करेगा। ये आर्टिकल 12 बोलता है राज्य की डेफिनेशन। ठीक है, 13 की बात करेंगे तो ये देखिए लॉ इन कॉन्सिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसे बोला गया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, संविधान की वो मूल ढांचा जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 13 के द्वारा कहा जाता है संविधान की वो मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें यानी कि संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, चलिए एक आर्टिकल के जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आर्टिकल जैसे है आर्टिकल 15, जो किसी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है। अब इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, किसी तरीका के कोई परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, या हम आर्टिकल 21 की बात करेंगे राइट टू लाइफ की, तो इसमें कोई भी छेड़छाड़ ना किया जाए, इसलिए आर्टिकल 13 है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए। नेक्स्ट देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट को इनिशिएटिव में शुरुआत में 7 भागों में उसे डिवाइड किया गया था, लेकिन दोस्तों बाद में इसे 6 भाग में, एक राइट टू प्रॉपर्टी था उसे हमारे संविधान से हटा दिया गया। जानते हैं क्यों हटाया दिया गया? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है, जो हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या केशवानंद भारती की केस की बात करेंगे, ये सब में काफ़ी प्रॉब्लम खड़ा करता था, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी है जो संपत्ति का अधिकार है। और फॉर एग्जांपल आप समझिए, आपके घर से या आपके आसपास में कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी बनने वाला है, तो आप उसमें संपत्ति का अधिकार है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपका मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो क्या इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा? अपनी ज़मीन नहीं देना है, इसलिए अगर मान लीजिए आप ज़मीन नहीं दिए, सारे आसपास की ज़मीन अगर दे दिया गया, तो क्या आप वहाँ पे घर बना पाइएगा? एयरपोर्ट के बीच में नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो ऐसी इसीलिए क्योंकि इसे हटाकर और राइट टू प्रॉपर्टी से हटाकर इसे लीगल राइट कर दिया गया,
और 300 ए में रख दिया गया। अगर हम बात करेंगे इसे कहाँ रख दिया गया, 300 ए में इसे रख दिया गया और ये मौलिक अधिकार से हटाकर अब ये हो चुका है, ठीक है, यानी कि लीगल राइट इसे बोल सकते हैं, हो गया है। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए एक मिनट, चलिए जैसे कि हम लोग यानी कि आर्टिकल 12 हो गया, 13 हो गया, अब आते हैं, ठीक है, 14 से हम लोग शुरू करते हैं। तो इस तरह से 6 भागों में यानी कि इसे डिवाइड किया गया, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी पहला डिस्कस करते हैं। इसमें यानी कि 14, 15, 16 और 17 आर्टिकल को हम लोग देखेंगे। तो देखिए 14 आर्टिकल है इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर द लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे, ये हमारा आर्टिकल 14 कहता है। फिर 15 की बात करेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, किसी भी व्यक्ति को कास्ट, सेक्स रेशियो या किसी तरीका से, ठीक है, सेक्स या पैलेस, किसी तरीका से उसे भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन का दादाजी अगर ब्रिटिश का शासन के दौरान उसको साथ दिया हो, तो क्या उसकी जो आने वाले जो पूर्वज है पोते बोल सकते हैं, क्या उसके साथ भेदभाव किया जाए? नहीं किया जाए, ठीक है। तो उसको आप, ठीक है, वंश के नाम पे बोल सकते हैं, डिसेंट के नाम से उसे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सेक्स यानी कोई ट्रांसजेंडर जो होती है उसके साथ आप भेदभाव, या महिला के साथ नहीं कर सकते हैं, कास्ट के आधार पे नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि कास्टिज्म हमारे देश का एक सबसे बड़ा बोल सकते हैं चैलेंज रहा है सब दिन से, ठीक है, काफ़ी दिनों से ये चैलेंज रहा है, जिसके बार बार सामना हमें करने को समाज में मिलता है, जिसके कारण हमारा बहुत सारे डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी ब्रिटिश सरकार ने चलाया था, ये कास्टिज्म ही तो था, उसी से तो था कि बांटो और राज करो, या वो धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट सरकारी बोल सकते हैं जो भी जॉब है, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिले, ठीक है, किसी तरीका से किसी को वंचित नहीं किया जाए। जैसे मंडल कमीशन की बात करेंगे तो उसमें ओबीसी को कितना परसेंट की बात की गई थी, 27%, ठीक है, 27% की उसमें बात की गई थी कि 27% जो है, ठीक है, मंडल कमीशन के अनुसार दिया जाएगा ओबीसी को आरक्षण, ठीक है। तो किसी के साथ किसी तरीका से भेदभाव नहीं किया जाए। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 17, ठीक है, आर्टिकल 17 है एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी, यानी कि छुआछूत हम जानते हैं हमारे देश में एक सबसे बड़ा समस्या बना रहा है, इससे किसी तरीका से छुटकारा पाना, ठीक है, तो इसे छुआछूत को, अनटचबिलिटी को ख़त्म करना आर्टिकल 17 में कहा जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गांव से बाहर हमारे SC ST बोल सकते हैं भाइयों के लिए अलग से घर कॉलोनी बसाया जाता था और कितनी शोषण का सामना करना पड़ता था, ये हमारे लिए कितनी दुर्भाग्य की बात था, आदिकाल से इस तरह से चल रहा था। वैसी व्यवस्था के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बोल सकते हैं हमारे संविधान ने ये प्रोविजन लाया कि कोई छुआछूत नहीं रहेगा। दोस्तों जानते हैं छुआछूती हैं जो डाइवर्सिटी है, जो ब्रिटिश को साढ़े 350 ईयर्स उसको यहाँ पे शासन करने पे, ठीक है, मौका दिया गया, नहीं तो वो हमारे यहाँ पे नहीं कर पाता, ठीक है। हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में इसे विशेष तरीका से लाइसेंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 18 करा एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का अंत, यानी कि जो बड़े बड़े उपाधि यानी कि ब्रिटिश सरकार के दौरान दिया गया था, या राय बहादुर का हो या जिस तरह से बहुत सारे, ठीक है, टाइटल्स दिया जाता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। और उस टाइटल के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि प्रिवी पर्स की व्यवस्था था, प्रिवी पर्स जो है इंदिरा गांधी ने ख़त्म किए थे, ठीक है। प्रिवी पर्स क्या होता है, प्रिवी पर्स की अगर हम बात करेंगे तो जब 545 प्रोविंस में हमारा देश बटा था आज़ादी के समय में, लेकिन उस समय राजा महाराजा जो आज़ादी के अगेंस्ट आ गए कि ठीक है आज़ादी अगर होगा, अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी आएगा तो हमारा राजतंत्र यानी कि चला जाएगा, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि आने के लिए। तो यानी कि बोल सकते हैं उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने कहा था कि 1-1 करोड़ रुपया जो है उसको मेंटेनेंस के लिए प्रिवी पर्स के तौर पर दिया जाएगा, जिसे इंदिरा गांधी ने देश की कंडीशन, फिलहाल में चाइना से युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जिसके कारण प्रिवी पर्स को इंदिरा गांधी ने ख़त्म कर दिया था। क्योंकि एक तरफ उनका नारा था गरीबी हटाओ का और दूसरा तरफ
प्रीवी पर्स के नाम पे इतने सारे रकम सबको दिया जाता था, जिसे ख़त्म कर दिया गया था। तो उपाधियों का अंत। लेकिन उपाधि एजुकेशन में नहीं, एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं। डॉक्टर आप PhD है, ठीक है, डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक है, प्रोफेसर लगा सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन लाइन में आप टाइटल्स का कर्नल है, ब्रिगेडियर है, ये सब लगा सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश के द्वारा दिया गया शासन, ठीक है, शासन के दौरान कोई भी टाइटल्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 में बात करेंगे, यानी कि पहला आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम का। करा प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ, ठीक है, पर्सन। जैसे कुछ आज़ादी की बात किया गया है। कैसी आज़ादी? स्पीच, एसोसिएशन, ठीक है, कोऑपरेटिव, रेसिडेंट, मूव, प्रोफेशन। यानी कि आप किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। आप अपने आज़ादी के लिए स्पीच बोल दे सकते हैं, ठीक है। एसोसिएशन यानी कि संगठन बना सकते हैं, यानी कि कहीं बस सकते हैं। ये सारी तरह के आपको फ्रीडम की बात किया गया है हमारे संविधान में, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। स्पीच, एसोसिएशन, ठीक है, कोऑपरेटिव, रेसिडेंट, ठीक है, मूव, प्रोफेशन, ये सब तरह की आपको आज़ादी दिया गया है हमारे देश में, ठीक है दोस्तों। आइए हम आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। देखिए अब है आर्टिकल 21, सॉरी एक 20 है, पहले 20 को देख लेते हैं। आर्टिकल 20 है जो देख रहे हैं, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। यानी कि किसी बता सकते हैं कि ऑफेंसेस, कोई निर्दोष यानी कि कोई दोषी है तो उसको अपने ऑफेंस में, प्रोटेक्शन में उसको प्रोटेक्शन देना, यानी कि लीगल, ठीक है। साल्सा के नाम सुने होइएगा, नालसा के नाम सुने होइएगा, ठीक है। ये उसे यानी कि ले सकता है, वकील का मदद ले सकता है, नहीं तो सरकार उसको वकील मुहैया करवाएगी। बस वही बता रहा है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट कन्वेंशन, ठीक है, फॉर ऑफेंसेस। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 देखिए, ठीक है, हाँ, आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी कि लाइफ, राइट टू लाइफ की बात करता है, ठीक है, और पर्सनल लिबर्टी। लेकिन राइट टू लाइफ में एक बात हम याद रखेंगे कि ये सेनाओं में लागू नहीं है। अगर सोचिए कि सेनाओं में अगर इसे लागू कर दिया जाएगा तो कितनी कठिनाइयाँ देखना पड़ सकता है। युद्ध हो जाएगा बॉर्डर पे और सेना बोलेंगे कि मेरे पास भी राइट टू लाइफ है, हम मरने क्यों जाए, ठीक है। तो इस तरीक़ा से सेनाओं में, आर्म फोर्स में, इंटेलिजेंस में, ये सब में बात करेंगे, डिफेंस में, तो राइट टू लाइफ उसे नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है 21 के ए, राइट टू एजुकेशन, जिसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में इसे क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। जिससे हम देख रहे थे कि देश की स्थिति, जो एजुकेशन लिटरेसी लेवल जो है कितना ज़्यादा ख़राब था, उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, राइट टू एजुकेशन लाया गया था, ठीक है। कितने एज के लिए बताइए? 6 to यानी कि बात करेंगे 14 ईयर एज के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। ये आर्टिकल 22 जो है प्रोटेक्शन का रहा अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन में, उसको यानी कि अगेंस्ट प्रोटेक्शन की व्यवस्था किया गया है, सुरक्षा की। आइए नेक्स्ट आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध कानून, ठीक है। शोषण के विरुद्ध कानून की बात करेंगे तो आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, यानी बॉन्डेड लेबर जिसे बोलते हैं कि बड़े बड़े जमींदार जो गांव में होते थे वो एक मजदूर यानी कि दर पीढ़ी दर उसे रखा करते थे। इंदिरा गांधी ने फोर्स लेबर को ही ख़त्म कर दिया और बॉन्डेड लेबर को भी ख़त्म कर दिया। ट्रैफिकिंग ह्यूमन, यानी कि ट्रैफिकिंग के मतलब ये हुआ, इसका इट मीन्स कि देख रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ता है, यानी कि इंडिया से दूसरे कंट्री में या हमारे देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ह्यूमंस को, महिलाओं को या बोल सकते हैं पुरुष को फोर्स लेबर किया जाता है। उसे जॉब के लिए घर से बहला कर ले जाया जाता है और गलत डायरेक्शन में लगाया जाता है या उसका फोर्सफुली तरीक़ा से उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो यही बात इसमें कह रहा है, इस तरह से शोषण
नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है 24 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री, यानी हजार्डियस बोल सकते हैं, जो खतरों से भरा, जोखिम से भरा ऐसे फैक्ट्री में बच्चों को नहीं रख सकते हैं, ऐसे फैक्ट्री में। तो ये हमारा संविधान के आर्टिकल 24 जो है कहती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि हमारे देश में देख रहे हैं हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा विवादित रहा है। कैसे कोई धर्म को कैसे फॉलो करे, वो सबका अलग अलग धारणा है कि नहीं ऐसे नहीं बन सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। देखिए हम इसको देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। पहला है आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ, ठीक है, कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आप किसी तरीक़ा से अपने, यानी कि कह रहा है प्रैक्टिस, किसी तरीक़ा से अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सिख है, ठीक है, तो पाग जो होता है पहन सकते हैं, मुस्लिम है टोपी लगा सकते हैं, हिंदू है चंदन कर सकते हैं, किसी तरीक़ा से आप धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल 25 जो है बताता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि आप अपने रिलीजियस मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, बस ये आप पे डिपेंड करता है, दूसरा का इंटरफेयर नहीं रहेगा। लेकिन हाल के दिनों में देखेंगे वक्फ बोर्ड में तो थोड़ा सा यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा टकरा जाती है बात कि वक्फ बोर्ड में इंटरफेयर जो हो रही है। इसका एक और रीज़न है कि सोशल, यानी कि वेलफेयर के लिए वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था वो कहीं ना कहीं उससे भटक चुका है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो उस वर्ग में ठीक है, जो वीकर सेक्शन है उसको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट को मजबूर होकर आगे आना पड़ा है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट की बात करता है। नेक्स्ट 27 कह रहा है, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आप अपने धर्म को प्रमोशन के लिए, ठीक है, टैक्सेशन के लिए, इस सारी चीज़ के लिए फ्री है, ठीक है, रिलीजन के। नेक्स्ट है 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसका ये कह रहा है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये 28 जो है आर्टिकल का कहता है कि हर तरह से आप आज़ाद है, फ्रीडम है, अटेंडेंस है, ठीक है, ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, अपने रिलीजन को किस तरह से आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यानी कि हिंदू है, ठीक है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि गुरुकुल चला सकते हैं, मुस्लिम हैं, ठीक है, मदरसा चला सकते हैं, अपने अपने अलग तरीक़ा से फ्रीडम है आपके रिलीजियस को इंस्ट्रक्शन करने की। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करेंगे तो 29 to 30 है। तो 29 को देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इसमें प्रोटेक्शन कह रहा है माइनॉरिटी की इंटरेस्ट को, यानी कि ध्यान में रखते हुए इसे आर्टिकल 29 को दिया गया है कि माइनॉरिटी जो है अपनी तरीक़ा से अपने इंटरेस्ट में जिस तरह से चाहे वो अपना इंटरेस्ट को रख सकता है। 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि माइनॉरिटी जो है मदरसा बोल सकते हैं सीधा भाषा में कि मुस्लिम है मदरसा, हिंदू है गुरुकुल, क्रिश्चियन है मिशनरीज चला सकता है, इसमें किसी तरीक़ा से किसी का इंटरफेयर नहीं होगा। ठीक है, 29 फिर से एक बार समझ लिए, प्रोटेक्शन इंटरेस्ट, यानी कि जैसे हम बात करेंगे छोटा सा स्टोरी से, जम्मू कश्मीर में देख रहे थे कि वहाँ के राजा के साथ और हमारे देश के सरदार पटेल जो थे दोनों के साथ क्या बॉन्डिंग हुआ था कि जो वहाँ के राजा थे हिंदू थे और प्रजा मुस्लिम थे, तो मुस्लिम का इंटरेस्ट का किसी तरीक़ा से कोई क्षति न हो, इसलिए यही के एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करते हुए यानी कि जम्मू कश्मीर को विलय किया गया था भारत में। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ है जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इन लोगों को इंटरेस्ट को ध्यान में, वो क्या रुचि रखते हैं, कैसे चलना जीना चाहते हैं, उसको हम लोग को रखना जिम्मेवारी बनता है हमारे संविधान को। आइए एक आर्टिकल है लास्ट, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि ये है, ठीक है, संविधानिक उपचार। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इससे पहले एक आर्टिकल है जिसको हम मेंशन कर लेते हैं, आर्टिकल 31, जिसे राइट टू प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति की अधिकार, जो कि अब आर्टिकल 300, ठीक है, बोल सकते हैं कहाँ पे है, आर्टिकल
300A में उसे रखा गया है। अब उसे लीगल राइट, मौलिक अधिकार को अब उसे क्या कर दिया गया है, लीगल राइट कर दिया गया है। ठीक है, अब उसे लीगल राइट कर दिया गया है मौलिक अधिकार से। ठीक है, और लास्ट देख रहे हैं 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, संवैधानिक उपचार की, जिसे बाबा साहब ने संविधान की से आत्मा ही बोला गया है। ठीक है, ये आपको इतनी पावर देती है कि आप डायरेक्ट, अगर आपको यानी कि जिला अदालत, राज्य की हाई कोर्ट में अगर नहीं सपोर्ट मिलती है तो आप डायरेक्ट इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आवाज़ लगा सकते हैं। ये हमारे संविधान में